क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं लाउड एंड क्लियर? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ ताकि आप दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। There are 6 participants in this meeting. यहाँ पर 6 participants हैं इस मीटिंग में। सही है? Although it's a huge class, I believe. This is the class of Islam and world religion. और आज जो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो असल में आप मुझे रिव्यू प्रेजेंट यू गॉट टू प्रेजेंट द रिव्यू ऑफ past lectures which you have already covered. You have to state just the central, pivotal or basic concepts covered in the previous lectures. और जो उनके बुनियादी महवरी किस्म के जो तसव्वुरात थे जिनको आपने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल किया, उनका तज़किरा करेंगे। यू डोंट नीड टू एलैबोरेट और एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट्स। तो आप इस तरह से इसको करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या है, सेकंड लेक्चर में, थर्ड। सही है? इस तरह से मुझे आप उस इसका रिव्यू प्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे हाउ मेनी लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। सही है? फिर हम उसको अकोमोडेट कर लेंगे आपके लेक्चर में। ठीक है? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू वॉलंटरली आंसर दिस क्वेश्चन? कोई ऐसा तालिब इल्म है जो अपनी ख्वाहिश और इरादे से ये एक सरसरी सा खाका पेश कर सके जो गुज़श्ता लेक्चर्स हुए हैं? बहुत सारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं। हसनैन, कंजा, लियाकत, असद, उज़ैर, निदा, नदीम, शास्मीन, सुमैया, इरज़म, वास्ती। जी मानू, Manu, you can unmute your mic and speak. Manu, you can unmute your mic and speak. Yes, sir. Can you hear me? जी, पहले आवाज़ आ रही थी आपको? अभी मैंने असल में हेडफोन हटा दिया। No, sir. I was having issues with my mic. जी, अब आ रही है। Sir, lectures का जी, it's clear now. Okay. Lectures का I believe it's like we had like 3 to 4 classes. सही है। और okay, so they shared some he shared some different perspectives, like psychological perspective of religion worldwide, like related to Islam, God and नज़रिया हम मतलब किस तरीके से मतलब गॉड को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, एंड सेकेंडली इंटरैक्शन वगैरह जो होती है इस्लाम में वर्ल्ड वाइड, मतलब डिफरेंट वर्ल्ड वाइड एज इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट रिलीजन्स में किस तरह से होते हैं गॉड को लेके, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके, लाइक गॉड इज अ सुपीरियर एक्सटेंट है। सेकेंडली
So give me a moment. I'm trying to find out my notebook. So if anyone can continue. You can take your time, just relax and just you can recall them from your memory. Yeah, I'm trying to. Okay, I don't know where is my notebook Ask for exactly. elaboration or explanation of those concepts. You have to just state the names of those concepts which have already been covered. That's what you've got to do right now. ये इतना सही है जैसे तुमने कहा कि we have covered different perspective like psychological perspective. Yeah, exactly. Like religion is basically the recognition of religion and God, and that all things are transcend and all. ठीक है did you cover transcendentalism regarding religion or in the nexus of religion? Did you cover transcendentalism? Yeah, transcend. He used the word transcend. Its meaning I don't exactly recall what exactly it ठीक है means. ठीक है अभी मैं पूछ भी नहीं रहा मैं तो चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट के खाली वो जो की कॉन्सेप्ट्स should be stated by using key terms, right? I'm not asking for the meaning of those terms. I'm just asking for those key concepts which you can state by using key terms. उसकी key terms आ गया ठीक है मानो और कुछ तुम नोट्स ढूंढ लो जब तक तुम नोट्स ढूंढ के ना फिर हैंड रेज कर लेना ठीक है Okay, sir. Thank you so जी much. जी लियाकत सर क्लास में हमारी ज्यादातर जो टॉपिक हुई थी वो हुई थी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जी सर। उसमें जो है क्या किस किस्म के कॉन्सेप्ट आपने कवर किए सर ज्यादातर हमने गॉड पे सवाल सर ने उठाया था कि गॉड मूव करता है या ऐसे वैसे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ लोगों के रिव्यूज भी थे उन पे। क्या थे वो सर मैं नोट्स खोल लूँ 2 मिनट। अच्छा सब भाई सब लोग एक काम करो भाई नोट्स निकाल लो ना क्लास का टाइम तो हो गया था ना you should have been prepared for the class I think अच्छा कोई और महानूर ने बताया लियाकत ने बताया कुछ there are 18 participants in this virtual classroom or yes Hasnan Yes, sir. Am I audible to you, sir? yes absolutely you are audible जी अच्छा सर हमने जो पहली क्लास के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी सबसे पहले जो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग what is transcendence na we use this word for god because anything which is beyond time and space something which is beyond time and space we called it metaphysics and then we learned absolute god always refer with capital G जो कि एब्सोल्यूट गॉड मींस एक खुदा वाहिद खुदा जैसे हम मुसलमानों के अंदर होता है कि हम सिर्फ एक खुदा की वहदानियत यानी हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और रिलेटिव सब्जेक्ट एंटिटी यानी गॉड जिसके अंदर जैसे ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं ज़ियोस और अलग अलग मुख्तलिफ गॉड्स को तो हम उनको हम स्मॉल जी और रिलेटिव सब्जेक्ट एंटिटी भी कहते हैं हम उनको or everything which is in historical time frame definitely he got physicality and anything which got physicality is bound in time and space that what we learned from in our first class बीएसएन इसके अलावा मतलब ट्रांसेंडेंस एब्सोल्यूट और लाइक जो
एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड जो होता है. relative subject entity. Then sir, we discussed the characteristics of gods, that God is the creator, God created out of nothing, God creates par excellence, God is all powerful, God is infinite. That what we all discussed in our previous 3 or 4 classes. If I summarize our these classes. ठीक है. और लास्ट टॉपिक जो आप कर रहे थे वो क्या था? What was the last topic, Asnans, you people were covering? It was characteristics of God. Characteristics of God. ठीक. इसको अच्छा, इसमें कोई is there anyone who wants to add something to this description? Is there anything that is still worthy of description, जो अभी बयान करने काबिल है, and no one has stated those concepts so far? Are there any such concepts? तो या ऐसे हैं तस्वुरात जो इसमें रह गया हो? की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या मीनिंग ये लेते हैं कि जो जिसकी बुनियाद पर बाकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं. द मोस्ट बेसिक, फंडामेंटल, पिवटल, essential concepts. Sir, on very first class, he presented some basic definitions of religion. One of them was religion is submission. Religion is basically to submit, like अपनी choices को, अपनी existence को, अपने आप को submit करना खुदा की चाहत पे. So I remember the definition. सही. So, that's it. ओके, ठीक है. इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहता है? The criterion is you have to raise your hand. I will allow you to speak. You can, then you will be able to unmute yourself and speak. If you wanna say something, if you wanna ask some questions, or if you wanna suggest something, that is the way you've got to do. अच्छा, ठीक है. अब हम जो है देखिए, ये कोर्स जो है बुनियादी तौर पर जब हम इसका अगर आप टाइटल देखें, जाहिर सी बात है आप 4 क्लासेस ले चुके हैं, तो आपके काफ़ी हद तक उसकी फाउंडेशन जो है वो बन गई होंगी. इस्लाम एंड वर्ल्ड रिलीजन्स. अगर इस्लाम और वर्ल्ड रिलीजन की बात हो रही है तो इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी. सही है, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे रिलीजन का, लेकिन जो सेंट्रल पोजीशन होगी वो इस्लाम के साथ होगा. ठीक है, इस्लाम और फिर वर्ल्ड रिलीजन के साथ जो कंपैरिजन किया जाएगा. तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से शुरू करूं, देखो, देयर आर सम रिवील्ड रिलीजन्स. सही, कुछ ऐसे अभी मैं बात करूंगा पूरी कि रिलीजन है क्या और कितनी इसके मीनिंग क्या है, उस पर बात होगी. अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ रिवील्ड रिलीजन, उनको हम अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं. उसमें 3 आते हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. सही, ये 3 बुनियादी तौर पे आते हैं और इन 3 का दावा है दे आर बेस्ड ऑन रेवलेशन. वही के ऊपर इनकी बुनियाद है तीनों की. और वर्ल्ड रिलीजन में बहुत सारे रिलीजन हैं. पहले सिर्फ एक
सरसरी सा तस्करा करता हुआ जा रहा हूँ मैं। उसमें जो बड़े रिलीजन आएंगे अब्राहमिक रिलीजन के बाद, उनके साथ तो होगा ही होगा कंपैरिजन। फिर आपके पास बुद्धिज़्म है, ठीक है, आपके पास एंशंट जो इंडियन रिलीजन है, हिंदुज़म है उसमें, बुद्धिज़्म है उसमें, जैनिज़्म है जो बाद में दूसरे रीजन में डेवलप हुआ। इसके अलावा अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाएं, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, all European civilization started from ancient Greece। तमाम की तमाम मगरबी तहजीब की शुरुआत कदीम यूनान से होती है। तो वो जो रिलीजन है वहाँ पर उनका, अब रिलीजन है, मिथोलॉजी है, मिथ्स हैं, क्या है, होमरिक रिलीजन है, होमर और हिसियड की उसमें डिस्क्रिप्शन है सारी, या उनका एक पूरा अकाउंट है, सही है। होमर और हिसियड दो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे जिन्होंने नरेट किया उसको, दो बंदे थे, ठीक है, उन लोगों ने नरेट किया। तो एंशियंट ग्रीक जो रिलीजन थे वो किस नौइयत के थे, उसको भी देखेंगे हम। अगर जितना वक्त होगा फिर उतना ही उसको हम गहराई में देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो एक सिर्फ सरसरी सी बात की। देखो, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होने चाहिए कि पहले तो, क्योंकि दीज ऑल कॉन्सेप्ट लाइक इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, Greek mythology to certain extent, can they be subsumed under the rubric of religion? सही है, क्या है उनको वो जो हमारा एक ख्याल और तसव्वुर है दीन का, क्या उसके अंदर इनको रखा जा सकता है? इससे पहला सवाल ये होगा कि रिलीजन के मीनिंग क्या है, ठीक है, यानी कि दीन किसे कहते हैं। यहाँ काफ़ी बहस है, दीन, मज़हब, उर्दू में इसके कॉनोटेशन मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिल वक्त इसका दीन के साथ तर्जुमा करके चल रहा हूँ मैं रिलीजन का। तो रिलीजन और फेथ, ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड फेथ? आई हैव गॉट फेथ एंड आई हैव रिलीजन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जी, मोहम्मद, आपने हाथ बुलंद किया, मैं आपका नाम सेकंड नेम प्रोनाउंस शायद सही ना कर पाऊँ। यस, KASUMBI। सर वालेकुम सलाम। हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम? सर इट्स कसुम्बी, महबूब कसुम्बी। कसम? जी जी, कसम, फरमाइए। सर ये एक कॉन्सेप्ट था कि सर से मेरी वही इस बात पे डिस्कस हो रही थी, लेकिन सर चले गए थे जैसे आपको पता है। कि एक ये था कि गॉड जो है इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता, जैसे जीसस क्राइस्ट के मामले में एक स्टेटमेंट है कि वो ज़मीन पे आए थे इंसानी शक्ल में। लेकिन हम जब ये बोलते हैं कि गॉड हैज़ नो लिमिटेशन एंड उसके पास तमाम ताकत है, तो अगर हम जब उसको लिमिट करते हैं कि वो इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी कि गॉड के पास तमाम पावर है? सही सही। गॉड ऑल पावरफुल है, तो क्या वो इंसानी शक्ल में फिर आ सकता है या नहीं आ सकता? अगर नहीं आ सकता तो फिर क्या वो ऑल पावरफुल रहेगा? यही सवाल है कसम जी। जी सर, यही है। इसको इसको देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि लास्ट टॉपिक पे तुम कह रहे, जो हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड पे बात हो रही थी, जैसे कि असनैन ने कहा, तो उनका सवाल है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक सवाल रखा था, चले मैं कसम भी तुम्हारे सवाल का जो है वो जवाब दे देता हूँ। देखो, ये इशू पैदा हुआ क्रिश्चियनिटी का है ना, ये बुनियादी तौर पर, कि गॉड जो था वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया, ठीक है।
यानी कि जीसस क्राइस्ट की फॉर्म में एक इंटरप्रिटेशन है उसकी। देखो यहाँ पर मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी, सही, और जो मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए अगर मेरे पास बर्फ़ हो, जिसे हम आइस कहते हैं, तो उसकी एसेंस क्या होती है, यानी कि उसकी माहियत क्या है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ आइस, कि वो H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और उन दोनों के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड है, सही, जिसकी बुनियाद पर वो H2O बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं उसको इफ़ आई गिव द आइस अ हायर टेम्परेचर देन इट वुड मेल्ट, और आफ्टर मेल्टिंग इट वुड बिकम लिक्विड। क्या लिक्विड बनने के बाद उसकी एसेंस चेंज हो जाएगी? नहीं, तब भी वो H2O ही है, सही, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। The form of ice has been changed, that is the form of solid has been changed into liquid, but its essence remains same। essence का मतलब होता है जो उसकी defining characteristic है, सही है, वो एक ही रहा, वो H2O ही है ना। और अगर मैं if I give that liquid a more a higher temperature, a more higher temperature, then it would evaporate, then it would evaporate। अगर वो evaporate हो जाएगा तो वेपर्स जो होते हैं, क्या वेपर्स जो होते हैं क्या उनकी एसेंस चेंज हो जाती है? ऑब्वियसली नहीं, तीनों का जो एसेंस है तीनों की वो H2O ही होगा, ठीक है। यानी कि चाहे वो आइस हो जो कि सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो वाटर हो जो कि लिक्विड फॉर्म में, चाहे वेपर्स हो जो गैसियस फॉर्म में, तीनों के अंदर जो एसेंस है या तीनों की जो एसेंस है वो H2O ही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। बट वाई आर दे हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स? सही है, वो फॉर्म चेंज हो गई है, और फॉर्म का मतलब होता है जो उनकी अपीयरेंस है, सही है, जो उनकी अपीयरेंस है वो तब्दील होगी है, लेकिन उसकी असल जो है, असलियत जो है वो तो वही है। इसको ज़हन में रखिएगा। जो मैं अब इन तीनों को, यानी कि मिसाल ली है मैंने किसकी, आइस, वाटर, वेपर, और तीनों कॉरेस्पॉन्ड किससे करेंगे? हर कॉन्सेप्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस, और तीनों के अंदर एसेंस एक रहेगी उसकी, और वो क्या है? H2O, ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी में एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जब हम कहते हैं ना फादर, और फिर हम कहते हैं सन, और फिर हम कहते हैं होली गोस्ट, यानी कि भेजने वाला, जिसे भेजा गया है, जो भेजने वाला है वो फादर है, जिसे भेजा गया अर्थ पे वो सन है, और जो उन दोनों के दरमियान काम कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए वो होली गोस्ट है। तो तीन जो हैं ये, ठीक है, ये जो तीन है ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि जो मैंने एग्जांपल दी आइस, वाटर और वेपर्स, तीनों बज़ाहिर डिफरेंट है अपनी फॉर्म में, दे ऑल थ्री आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स बट इन एसेंस दे आर वन। ये अपनी माहियत या अपनी एसेंस के लिहाज से, यानी कि अपना डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से वो एक ही हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आइस, वाटर और वेपर्स की तीन बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन उनकी एसेंस एक होती है। इसी तरह तो उनका ख्याल है कि अल्टीमेटली वो वननेस है, बट फादर, सन एंड होली गोस्ट आर बेसिकली थ्री फॉर्म्स ऑफ दैट वन, सही है, दैट वन रियलिटी, वो जो एक हकीकत है उसकी तीन शक्लें हैं, ठीक है। तो लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना मेरा ख्याल जितना ज़रूरी आंसर के लिए कंटेंट था वो मैंने पेश किया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई तीन फॉर्म लेने की। तो ये क्लियर है? सवाल किया था ये, थोड़ा सा मुझे मुश्किल नाम था, कसम्बी साहब ने किया था सवाल ये। नहीं सर, ये अभी क्लियर तो नहीं किसने हुआ, किया था? लेकिन इंशाल्लाह आगे आप क्लास बोल रहे हैं ना कि आगे डिस्कस अभी करेंगे क्या तो शायद। कंफ्यूजन हुई है? अभी क्या कंफ्यूजन है इसमें? मैं उससे आ रहा हूँ।
अगर वो तीनों फॉर्म ले रहा है, तीनों फॉर्म ले रहा है, तो वही तो है ना उसमें। तो यहाँ उसकी पावर जो है, ये पावर की ही तो मैनिफेस्टेशन है उसकी, कि ही इज एक्सप्रेसिंग, द वन इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इनटू 3 फॉर्म्स। 3 अशकाल में वो जो यकता है अपने आप को जाहिर करता है, चाहे वो फादर हो, सन हो, होली गोस्ट हो, उसमें हकीकत ऊला, द अल्टीमेट रियलिटी जो होती है वहाँ पे, वो रिमेन्स वन। दिस इज द वन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। There are so many other interpretation. I am just stating one interpretation of Christianity. तो इसमें जब वो आ जाता है तो इसमें आ गया, तो ऑल पावरफुल का सवाल यहाँ पर क्वेश्चनेबल कैसे होगा? उसने तो आके दिखा दिया, लेकिन क्या तुम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? सर यही मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट जो सर थे ना सर औरंगजेब, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि खुदा कभी भी इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता। सही। उन्होंने पता नहीं कुछ ऐसा रेफरेंस दिया था और ऐसी इसको डिफाइन किया था, जिसके बारे में फिर मैंने पूछा था कि अगर जब हम बोलते हैं खुदा को लिमिट कर देते हैं कि अगर वो इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर जब हम उसको कहते हैं कि सारी ताकत उसके पास है, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बेसिकली आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो ना, यानी अब्राहमिक रिलीजन में से आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। कसम भी ऐसा ही है ना, तो क्रिश्चियनिटी का तो मैंने बता दिया क्रिश्चियनिटी। चलो मैं ये भी बता, तो आज मैं थोड़े क्वेश्चन ही ले लेता हूँ पिछले लेक्चर के। अच्छा देखो, खुदा जो है, ये बताओ कसम भी, खुदा जो है वो नकाइज से पाक है या नहीं? सर पाक है। सही है। गॉड इज परफेक्ट and he is not having any imperfection in his existence। सही है, वो मुकम्मल है और हर लिहाज से मुकम्मल है, और उसके अंदर कोई भी नक्स नहीं है। देयर इज़ नो डिफेक्ट इन हिज एग्जिस्टेंस और एसेंस। उसकी माहियत और वजूद के अंदर कोई नक्स नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा। अब जिस्म जो है, जिस्म किस किस्म का एट्रीब्यूट है? क्या नकाइज के अंदर आएगा या ये फवाइद के अंदर आएगा? जिस्म रखना जो है वो किस किस्म का एट्रीब्यूट है? वो डिफेक्ट होगा या नहीं होगा? यानी कि जिस्म जो होता है वो पैदा होता है, एक बात। जिस्म जो है वो मर जाता है, दूसरी बात। जिस्म जो होता है वो दूसरों पे डिपेंड करता है। जिस्म जो होता है वो तकलीफ़ उठाता है। जिस्म जो होता है उसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं, जिसकी तकमील के लिए उसे दूसरों की तरफ रुजू करना पड़ता है। बॉडी इज़ हैविंग, a body does have several desires, and for the sake of which the body has to endeavor for certain things which exist external to the body, not internal to the body। externally exist करती हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसकी जैसे खाना, मुझे खाना है तो खाना मेरे अंदर मेरी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके लेना पड़ता है, मेरी बॉडी से बाहर है। इसी तरह से मुझे बहुत सारी जो ज़रूरियात हैं, क्लोथ, शेल्टर, फूड, सेक्सुअल एक्टिविटी, जितनी भी है वो सारी की सारी बाहर है बॉडी से। उसका मतलब उसकी फुलफिलमेंट का सोर्स बाहर है। अगर ये तमाम सारे जो मामला देखे जाएं, इससे डिपेंडेंसी आती है या इससे इंडिपेंडेंस आती है? कसम भी क्या होता है इसमें? सर इसमें डिपेंडेंसी आती है, लेकिन ये नफ्स का मामला नहीं होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये डिफेक्ट में आएगा नहीं। डिफेक्ट का मतलब होता है आप किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, ये वीकनेस होती है। इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन और समथिंग फॉर योर एग्जिस्टेंस, इट मीन्स यू आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है यू आर नॉट कंप्लीट इन एवरी सेंस, रादर यू आर बोरोइंग समथिंग फ्रॉम समवन। यही मतलब है इसका, कि आप मुकम्मल नहीं है अपनी ज़ात में, तभी तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ रुजू करते हैं। खाना चाहिए तो इसका मतलब है आप मुकम्मल नहीं है, आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप गैर मुकम्मल हैं। सही है। इसी तरह से आपको मौसम से बचने के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, आपको कपड़े चाहिए गर्म,
या जो भी अपने आप को मौसम से बचाने के लिए, ठीक है, आपको बीमारियों से बचाने के लिए फिर मेडिसिन चाहिए, ये तमाम चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि आप बॉडी इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब है जो उसके पास नहीं है वो दूसरों से लेगी। वो दूसरा इंसान भी हो सकता है, दूसरी कोई चीज़ भी हो सकती है, सही है, अब वो दूसरे से लेगी। तो ये यहाँ से क्या इन्फर करोगे, यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट दैट हैविंग बॉडी इज अ डिफेक्ट। और डिपेंडेंसी के सेंस में यूज कर रहा हूँ मैं, और डिफेक्ट और वीकनेस अगर ये एट्रीब्यूट कर दोगे ना, इफ यू वांट टू एट्रीब्यूट बॉडी टू गॉड देन यू आर मेकिंग हिज एग्जिस्टेंस डिफेक्टिव, देन दैट वॉन्ट बी गॉड। वो गॉड नहीं होगा फिर, क्योंकि गॉड बाय डेफिनेशन या बाय इट्स वेरी नेचर परफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है ना कि उसके पास पावर है तो जिस्म में मुजस्सम क्यों नहीं हो जाता, जिस्म की शक्ल में क्यों नहीं आ जाता, वो इसलिए नहीं आता कि वो साथ साथ परफेक्ट भी तो है। हर उसका एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ जो होता है वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। वो ऑल पावरफुल है तो साथ परफेक्ट भी है। तो ऑल पावरफुल में जैसे ही वो बॉडी में आएगा तो वो दूसरा वाला एट्रीब्यूट कॉन्ट्राडिक्ट, उससे मुतजाद हो जाएगी बात कि वो उसके अंदर डिफेक्ट है, वो फिर वो नहीं रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए उसकी एसेंस को अगर तुम समझो तो वो उसके अंदर ना आना उसकी शान के लायक है, और उसमें आ जाना उसको नाकिस बना देगा, नाकिसुल वजूद बना देगा। अभी वो पूरे का पूरा एक ऐसा वजूद है जो हर तरह से मुकम्मल है। कसम भी ये बात क्लियर हो? ओके सर, जी जी मुझे बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और कोटेशन मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक कोटेशन है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे से राज़ी हो जाता हूँ तो मैं फिर उसका कान बन जाता हूँ सुनने के लिए, उसकी आंखें बन जाता हूँ देखने के लिए। तो इसको फिर हम कैसे ऐड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर? सही है, देखो मैं बाकायदा अब इसको क्लास को एक मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर का एक बाकायदा हम लोग सेशन रख लेंगे जिसमें हम करेंगे। ठीक है, अभी जो ये सवाल है मैं इसका फिर सरसरी से जवाब दे देता हूँ आपको। देखें, गॉड जो होता है वो जब अपने जो रिवील टेक्स्ट है उसका, उसमें वो तुम ले रहे हो उसके लिटरल मीनिंग, सही है, तुम ले रहे हो उसके लिटरल मीनिंग। वो ही यूजेस मेटाफोर्स और सिंबल्स, सही है। कई दफ़ा वो अलामतों में बात करते हैं। गॉड जो है अलामतों में बात करता है, इस्तियारों में बात करता है, मेटाफोर्स में बात करता है। गॉड यूजेस मेटाफोर्स इन हिज टेक्स्ट और इन हिज वर्ड। वो अपना जो उसका वर्ड है, कलाम जो है, उसके अंदर वो अलामती ज़बान इस्तेमाल करता है। जब वो कहता है ना हाथ बन जाता है, तो इसका मतलब क्या लिटरली हाथ है, मतलब ऐसा हाथ है जैसा एक इंसान का, यानी कि हमारे हाथ है, या वो अलामत है किसी चीज़ की। तो इसको सर हम इसको देखेंगे इसको। जी मरुषा। सर अलामत का मतलब क्या होता है? अलामत का मतलब ये होता है कि यू आर यूजिंग सर्टेन थिंग एज अ सिंबल। सिंबल का मतलब होता है आप उसके ओरिजिनल मीनिंग यूज नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं मरुषा किसी को बोलूं कि आप शेर हो, इसका क्या मतलब होगा कि उसके बड़े बड़े दांत हैं और दुम है, ये मतलब होगा। मतलब सर किसी चीज से तशबीहा देना, ऐसा समझ लें। तशबीह, हाँ, मेटाफोर्स में आप कह सकते हैं। वो मैं बताऊंगा मेटाफोर्स, एलेगरी। पहले बताओ, अगर मैं किसी को शेर बोलूं कि यार ये बंदा तो नहीं शेर है, नहीं इसके क्या मीनिंग होते नहीं हैं उर्दू में? सर मतलब फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है वो। नहीं, पहले इस बात का जवाब दो ना, इसमें जवाब पोशीदा है तुम्हारे सवाल का। The answer of your question is hidden in this question जो मैं पूछ रहा हूँ। भाई अगर किसी को मैं कहता हूँ ये शेर है, इसका क्या मतलब होता है?
हजरत अली को जब कहते हैं वो शेर खुदा है तो वहाँ शेर के क्या मीनिंग है? सर मतलब सर उसका उनका एटीट्यूड और इस तरह। एक मिनट पहले मरुषा बता दें वन बाय वन। मैंने बोला हैंड रेस करो अगर बताना चाहते हो, जो एक मैंने क्राइटेरियन बताया है। जी मरुषा। सर मतलब वो आप मतलब एटीट्यूड से रिलेटेड कि आपका एटीट्यूड इसकी तरह है ऐसे। अच्छा है, सही है। कोई और बताना चाहेगा? ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। कौन है ये? हाथ क्यों नहीं बुलंद करते तुम लोग? मुझे बस शो हो जाता ना वो कौन कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, तो पहचान लूंगा क्या फरमाना चाह रहे हैं। अच्छा सही है, हाँ जी। पहले है यमीना। आई होप मैंने हेलो। सही नाम प्रोनाउंस किया होगा। हाँ जी। हाँ, इट्स यामिना। यामिना, सॉरी। या हाँ, जब अल्लाह ताला कहता है किसी चीज में जैसे शेर खुदा का या दस्ते खुदा का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला लाइक बिल्कुल ही शेर से तशबीह दे रहा है या अभी उसको स्पेसिफिक वो एग्जाम्पल ले रहा। हम जब आम जबान में कहते हैं यार ये बंदा शेर है या ये बंदा गीदड़ है, तो हम उसको क्वालिटीज को जो है ना हम लोग बेसिकली मैच कर रहे होते हैं, हम लोग बिल्कुल उस एब्सोल्युटली, पर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो शेर किस चीज की सिंबल है? ब्रेवरी, भैया लायन इज अ सिंबल। बहादुरी, फोर्स। ठीक है, बहादुरी की अलामत है, वो ताकत की अलामत है, वो रूलर की एग्जाम्पल है। किंग के पूरे जंगल का वो रूलर होता है। इसका मतलब क्या है? मैं ओरिजिनल मीनिंग नहीं ले रहा। ओरिजिनल का मतलब है जहाँ से इस वर्ड के मीनिंग असल पैदा, मतलब जो मीनिंग पैदा हुए वो तो उस सर आपकी आवाज अच्छा। अब जब मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा तो वो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मैं उसके अंदर सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि वो जो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो शेर अलामत है। ठीक है, अब आपके पास बहादुरी और ताकत की, गीदड़ अलामत है आपके पास बुज़दिली और कमज़ोरी की। सही है। इस तरह बहुत सारी, चांद अलामत है आपके पास खूबसूरती की। सही है। दाग की भी अलामत है शायरी में। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। तो जो सवाल किया गया कसम्बी ने जो किया, तो बहुत सारे वर्ड जो होते हैं उनके लिटरल मीनिंग नहीं ले रहा होते हैं वर्ड, बल्कि उसके मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक मीनिंग और एलिगोरिकल मीनिंग आर बीइंग टेकन। उसको हम करेंगे कि क्या एक लिटरलिज्म है स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम के अंदर भी और रिलीजन के अंदर भी, और एक जो होते हैं वो आपके पास ऐसा स्कूल ऑफ थॉट होता है जो बातिनी माना को मानता है, ज़ाहिरी माना को नहीं मानते। वो ज़ाहिरी माना वो समझते हैं कि वो उसकी एसेंस नहीं होती। तो उसको भी देखेंगे हम बाकायदा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देखो मैंने कुछ सवालात ले लिए। मैं इसमें नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि बाकायदा आपके साथ जो होगा वो एक सेशन रखा जाएगा क्वेश्चन आंसर का, ताकि ये आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन किया जा सके और उसको लिया जा सके। इस कोर्स में हम मैं आपके साथ, तुम लोगों ने ये नहीं बताया तुम टेक्स्ट कौन सा फॉलो कर रहे हो? तुम लोग कौन सा टेक्स्ट फॉलो कर रहे थे? बुक, आर्टिकल, कोई? सर स्लाइड्स शेयर करते थे। स्लाइड यूज कर रहे थे आप लोग? जी सर, टेक्स्ट बुक अभी सर ने रेफर नहीं की थी। अच्छा, कोई ठीक है। सर वो हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बोला भी था कि आप दे दें, तो उन्होंने बोला था मैं भेज देता हूँ, लेकिन उन्होंने भेजी नहीं थी। कोई टेक्स्ट बुक वो फॉलो कर रहे थे। Sir, वो I know the name. नहीं नहीं, हसनैन जो है वो देखें हैंड रेस करके बाकायदा वो पूरा एक तरीका उसको फॉलो कर रहे हैं। जी हसनैन। जी सर, उन्होंने रेफर करी थी, कोई माजिद ऑथर थे और बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलोसफी। हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक फिलोसफी बाय माजिद फखरी। यस सर। ठीक है, मैं आप लोगों से
जो आपका ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये जो है टीम है, इसके ऊपर आपके साथ मटेरियल शेयर कर दूंगा, कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूंगा। और हम आज तो मैंने सिर्फ रिव्यू आप लोगों से लिया है कि अब आप लोगों ने करा क्या है, एंड वी विल अकोमोडेट these things which have already been covered by you in the upcoming lecture। सही है, और हम वहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो हम पूरा प्रोग्राम क्या है, किस तरह से करेंगे, वो मैं आप लोगों से यहाँ पर पहले तो मैं आपके साथ टेक्स्ट और कोर्स आउटलाइन वगैरह जब शेयर करूँगा तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम जो है इस कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। और अगर आप लोग मिलकर कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना लें तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी चॉइस है, अगर बनाना चाहें तो मैं आप लोग को मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर करूँगा तो उसमें सारे की कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, और उसके मुताबिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही रिकमेंडेड बुक्स, टेक्स्ट, आर्टिकल्स वगैरह होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो उसकी मदद से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसको इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी बातें बहुत ही हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, ऐसा नहीं होगा एक पूरब की और एक पश्चिम की बात हो रही है। सही है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे, आपको पता होगा कि अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी जब चीज़ें अभी शेयर कर हो जाएंगी इंशाल्लाह तो बात क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग पेशेंटली चलिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा अभी। ठीक है, अभी आप पेशेंटली चलें और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे डायरेक्ट बताएं आप लोग। ठीक है, मेरे ख्याल बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा मेरा नंबर, क्योंकि दूसरे कोर्सेज में भी हैं कुछ लोग उनके पास है। किसके पास है मेरा नंबर तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो ये कि तुम लोग खुद से अगर CR बना लो तो उसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए आसानी होगी। आपकी चॉइस है, अगर नहीं भी बनाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। अभी मैं छोड़ रहा हूँ। जी आयशा, मैं बात मुकम्मल कर लूँ आयशा, फिर मैं बात, तो इसमें हम ये चलेंगे। ठीक है, तो हम इस पूरे प्रोग्राम को मैं आप लोगों से जब शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोर्स आउटलाइन, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपके पास, हमारे पास क्या है, लर्निंग आउटकम्स आपके क्या होंगे। ठीक है, और आपकी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स या आर्टिकल जो भी है, रिकमेंडेड टेक्स्ट क्या है, ठीक है, वो होगा। और उससे बिल्कुल यू विल हैव the entire picture of this course, that what you are going to do in this course, right? And there won't be any confusion, but the basic thing is right now you have to work patiently right now। अभी मैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, थ्योरी है तो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी और हम एक बाकायदा ट्रैक पर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नज़र आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये थी मेरी बात। जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? आयशा अशरफ, आप कुछ कहना चाहती थी? यू रेज सर जी वो जी, आप बताने वाले थे रिलीजन और फेथ में डिफरेंस। हाँ वो वक्त नहीं रहा, फिर भी बता देता हूँ। फेथ और रिलीजन, मैंने सवाल किया था असल में। देखो, व्हेन फेथ इज समथिंग अबाउट पर्सनल, सही है, इज रिलेटेड टू अ पर्सन, एक पर्सनल मामला होता है, एक ज़ाती किस्म का मामला होता है, एक ज़ाती बिलीफ है, एक ज़ाती किस्म का आपका यू हैव एक्सेप्टेड समथिंग विदाउट एनी रैशनल जस्टिफिकेशन, पर्सनली, इंडिविजुअली। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेथ। बट व्हेन फेथ बिकम्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड देन इट बिकम्स रिलीजन। जब उस फेथ की बुनियाद पर इदारे बनाना शुरू हो जाएं हम, तो वो फिर रिलीजन बन जाता है। जैसे मस्जिद का इदारा, जैसे चर्च का इदारा, जैसे आपके पास जो है वो
फ़िक़ा का पूरा इदारा खड़ा कर दिया। फ़क़ीह जो होता है, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इदारा आपके पास है, ठीक है। तो अगर इदारे या इंस्टीट्यूट्स बनाना शुरू कर दें आप फेथ पर, तो व्हेन फेथ becomes institutionalized then it becomes religion। तो क्योंकि जब इदारों की शक्ल में आ जाता है फेथ, अब वो मामला पर्सनल नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, इंटर सब्जेक्टिव हो गया। वो एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, वो इंटर सब्जेक्टिव है पूरा, और उसकी बुनियाद पर फिर सोसाइटी बनती है, कम्युनिटी बनती है, मुल्क बनते हैं पूरे पूरे, इस्लामिक स्टेट बन जाती हैं, या बहुत सारी रिलीजियस स्टेट, अगर मैं ब्रॉड टर्म यूज करूँ, रिलीजियस स्टेट बन जाती हैं। ये बुनियादी फ़र्क है इसके अंदर। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रहेगी अगर आप लोग जो हैं इसके मेरे साथ चलते रहेंगे तो। आयशा, ये क्लियर है जो मैंने कहा? Yes, sir. Thank you. ठीक है, तो ये बुनियादी फ़र्क है। जो फेद होता है वो एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का ज़ाती मसला होता है, लेकिन अगर उसकी बुनियाद पर इदारे बना दिए जाएं, इदारों से मुराद है सोशल स्ट्रक्चर्स आप बनाना शुरू कर दें, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये तमाम स्ट्रक्चर बना देंगे तो फिर वो पर्सनल मामला नहीं रहा, बल्कि इंटर सब्जेक्टिव हो गया। सही है, वो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन में बना दिया आपने। सही है, तो उसकी बुनियाद पर फिर आप बताएंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैसे रहेंगे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो वो उसको हम रिलीजन कहते हैं। तो फिर इसको देखेंगे हम। तो जो मैंने कहा है मैं सिर्फ उसको एक दो जुमलों में अदा कर देता हूँ। अभी मैं आपसे जो कोर्स आउटलाइन है उसको शेयर करूँगा, तो उसमें आपको पता होगा कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि हमारे मकासद क्या हैं। आपको पता होगा कि लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इनको जो मैं कंटेंट शेयर करूँगा इनको पढ़ने के बाद आप क्या सीख सकते हैं, क्या सीख लेंगे अगर आपने उसको कवर किया, ठीक है। और साथ रेकमेंडेड टेक्स्ट आपके शेयर कर दूंगा, तो आप चाहें तो जो हम कर रहे हो उससे आगे का भी पढ़ सकेंगे, और जो पिछला है वो भी, तो सारे मामला होंगे। तो एक पूरी एक साख के साथ जाएंगे। ऑल माई लेक्चर्स वुड बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब है एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड इट वुड बी अ प्रीटी इंटरेस्टिंग जर्नी, ठीक है। और अभी आप पेशेंटली चलेंगे मेरे साथ, और अगर कोई भी क्यूरी, कंफ्यूजन, क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएंगे उसको, सही है। और अगर आप सीआर वगैरह अपना सेलेक्ट कर लें या इलेक्ट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये थी आज की क्लास। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे, और अगर जो प्रॉब्लम आएंगे वी टुगेदर विल कोप विद दोज प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सही है। हम उससे we will deal with those problems, issues efficiently, I believe, अगर हम चलेंगे। और इल्म का एक बात और कहना चाहूँगा कि जो इल्म का सफ़र होता है वो सवाल की सवारी पे तय होता है, सही है। तो you have to have question in order to cover the journey of knowledge। अगर इल्म का सफ़र आप तय करना चाहते हैं तो आपके पास सवाल की सवारी होनी चाहिए। सवाल करते रहोगे, इल्म का सफ़र जारी रहेगा। और इश्क का सफ़र यकीन की सवारी पे तय होता है। So you have to have belief in order to cover the journey of love। अगर आप इश्क का सफ़र तय करना चाहते तो वहाँ यकीन होना चाहिए। तो अगर इश्क के सफ़र में सवाल आ जाए तो आपका सफ़र जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। इसी तरह से इल्म के सफ़र में अगर यकीन आ गया मुकम्मल, इल्म का सफ़र रुक जाएगा वहाँ पर, एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि उसमें डाउट की वजह से क्वेश्चन पैदा होते हैं। और ये मामलात को मुझे उम्मीद आप फॉलो करेंगे। और देखें फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। और ये वाइट बोर्ड कौन यूज़ कर रहा है? चले, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। और बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करता हूँ मैं, ये भी याद रखिएगा। अभी ये वाइट बोर्ड कौन यूज़ कर रहा है? मरुषा, आप यूज़ कर रही हो ना वाइट बोर्ड? मरुषा अली, बीबीए स्टूडेंट। सर ओ
सर सॉरी मैंने देखा नहीं, वो खुद ही से शेयर हुआ था। आई एम सॉरी। तुम यूज कर रही हो ना, तुम लिख भी रही हो। You should be very careful about these